प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत लगभग 7,000 लोग मौजूद रहे। देश भर से भक्तगण इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए अयोध्या आए थे। मंदिर परिसर को विशेष सुरक्षा के तहत अभेद्य किले जैसा बना दिया गया था। इस समारोह से धार्मिक और राजनीतिक जगत में एक सकारात्मक माहौल बना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सभी धर्मों के लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ ये मंदिर प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है, वहीं दूसरी ओर इससे स्थानीय विकास को भी बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा और प्रशासनिक उपाय कड़े कर दिए गए हैं। यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ और प्रयागराज जिलों में पुलिस बल ने बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में शातिर अपराधी गोकश के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा फरार हो गया। वहीं प्रयागराज के थरवई इलाके में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। इन मुठभेड़ों से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन अभियानों का मकसद अपराधियों के साहस को तोड़ना और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा देना है। पीड़ित इलाकों में जनता ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। इन घटनाओं से ये भी स्पष्ट हुआ कि पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह सक्रिय है और अपराधियों की किसी भी कतार में नहीं छोड़ा जाएगा। राजधानी लखनऊ में सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। इस गिरोह के सरगना विकास कुमार निमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से 14 लाख रुपए के साथ 52 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह लोगों को धोखाधड़ी की रकम ठगने के लिए फर्जी कॉल करता था। इस केंद्र से बड़ी संख्या में लोगों को ठगे जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच अभी जारी है और जांच दल ने कई अन्य संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। इस कार्रवाई से महानगर में साइबर अपराध के विरुद्ध सरकारी कार्रवाइयों का संदेश गया है कि जुर्म छिपा नहीं रह सकता। लोकल लोगों को भी जागरूक रहने और शिकायत करने की अपील की गई है। वाराणसी नगर को नया स्मार्ट सदन भवन मिलने जा रहा है, जिसका निर्माण लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ये भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे वाराणसी के प्रशासनिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा। इस नए भवन में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था का प्रावधान होगा। शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे क्षेत्रीय योजनाओं में सहजता आएगी और विकास कार्यों की गति तेज होगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भवन निर्माण के बाद वाराणसी की छवि विश्व स्तर पर और भी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में नवंबर के अंत में ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों तक कोहरे की संभावना बनी हुई है, जो खासकर सुबह और शाम को भारी रहेगा। मौसम विभाग ने संबंधित जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से वस्त्रों का ध्यान रखने की सलाह दी है। इस ठंड के चलते राज्यों के किसान और दैनिक मजदूर प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज में भी बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने हीटिंग और गर्म पेयों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये मौसम परिवर्तन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए फसलों की भी एक चुनौती बन सकता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की शादी होने वाली थी, लेकिन एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हादसा राज्य सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण जरूरत को उजागर करता है। मृतक के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि आगे कोई भी ऐसी घटना ना हो। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ये अभियान 25 नवंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलेगा।
मुख्य सचिव के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य उन परिवारों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है जो अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। इस अभियान से गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि इस दौरान विभिन्न कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को योजना के लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ये कदम स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। प्रतापगढ़ के कोंडा क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में दूसरे बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक सपा नेता भी शामिल है। स्थानीय लोग इस हत्या की निंदा कर रहे हैं और घटना को चुनावी सहिष्णुता के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। पुलिस सुपारी हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। इस मामले ने प्रदेश की चुनावी राजनीति को तनावग्रस्त कर दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कई नेता इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। कानपुर नगर में दबंगों ने वर्चस्व की लड़ाई में एक दुकानदार को लाठी डंडों से इस कदर पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके चलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। स्थानीय व्यापारी इससे भयभीत हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटनाओं से कानपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन को लोग सख्ती से कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के पास एक आमने सामने सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और घायलों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्थानीय लोग सड़क के खराब हालत और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य अभी तक जारी रखा हुआ है। यह हादसा क्षेत्र के लिए एक बड़ा सदमा है और सड़क सुरक्षा के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।